हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की हम लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉज एंड प्रोसीज का सेकंड पार्ट। ठीक है, बेसिक काम हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हमें इंटरनल एनर्जी को समझना जरूरी था, वर्क कैसे है किसी प्रोसीज में उसको समझना जरूरी था। ठीक है, आफ्टर दैट हीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो बच्चों ऊष्मागतिकी की शून्यांकी नियम को हम पढ़ें उससे पहले मैं तुम्हें एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तापीय साम्य क्या होता है? तापीय साम्य बोले तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य के बारे में हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि हम इसमें ताप की ही चर्चा करने वाले हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि सपोज करें एक कोई अपने पास हीट सिस्टम है बच्चों, ठीक है, और इसमें कोई गैस भरी हुई है। इस प्रकार से कोई गैस भरी हुई है और इस गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल एक्सेट्रा, ठीक है, अगर इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे कि ये तापीय साम्य में है। एक बार फिर से देखें हम लोग कि अगर कोई सिस्टम इस टाइप से है, ऊष्मीय निकाय इस प्रकार से है, जिसका जितना भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये अनंत काल के लिए कैसे हों बच्चों, कांस्टेंट बने रहें, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको कि ये कैसा है बच्चों, तापीय साम्य में है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज करें इस सिस्टम की मैं ये जो बॉल हैं, दीवारें हैं, इनको मैं कैसा बना दूं? एडियाबैटिक रुद्रोस बना दूं कि भाई इससे हीट किसमें, इससे हीट वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ना तो जाएगी और ना आएगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर जैसे जनरली होता क्या है कि तापीय साम्य का मतलब ये निकालते हैं कि ताप समान हो। ठीक है, तापीय साम्य का मतलब ये नहीं है बच्चों की ताप समान हो, कि वातावरण का ताप और सिस्टम का ताप समान हो तो ही हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। कैसे देखें, सपोज करें अंदर का टेम्परेचर है T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं मैं, और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो दीवारें हैं ये एडियाबैटिक हैं। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब रुद्रोष्म, कि जिनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो अब देखो बच्चों, ये जो भी इसका टेम्परेचर है अंदर का, ये इससे ना तो हीट बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है। ठीक है ना, तो अब हम ये कहें कि ये जो सिस्टम है ये क्या तापीय साम्य में है क्या? तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं बच्चों कि इसका जो भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि गैस कहीं से लीकेज भी नहीं हो रही, नंबर ऑफ मोल्स, सब कुछ क्या है, ये अनंत काल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट बने रहेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये भी क्या है, अपने आप में तापीय साम्य में है। ठीक है, चलो, तो ये तो मैंने तापीय साम्य का मतलब समझाया कि किसी सिस्टम का यदि समय के साथ प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा क्या रहें, कांस्टेंट बने रहें लॉन्ग टाइम के लिए, तब हम उस सिस्टम को बोलते हैं ये तापीय साम्य में है। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग जो अपना मेन आर्टिकल है, क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शून्यांकी नियम। अब बच्चों इस बार इसका नाम शून्यांकी नियम क्यों दिया? भाई अपन ने फिजिक्स में इतने सारे नियम पढ़ रखे हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बट यहाँ पर जीरोथ लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? इसको भी तो अपन फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड लॉ बोल सकते थे, पर होता क्या है कि सबसे पहले जो फिजिक्स में जो खोजें हुई हैं, डिस्कवरी हुई थी, या जो कंसेप्ट बनाए गए थे, तो सबसे पहले आया फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो कि आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले भी हैं उसको, किसको, फर्स्ट लॉ को। ठीक है ना, मेन मोटिव यही रहेगा आज का क्लास का कि फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करेंगे डीपली। आफ्टर दैट आया सेकंड लॉ, फिर अपने को फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ने के बाद टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई।
ठीक है। तो टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई तो अपन को कोई ऐसा लॉ की जरूरत थी जो इनसे पहले आता हो। किससे पहले आता हो? फर्स्ट लॉ से पहले आता हो। इसलिए अब इसको नाम क्या दिया गया? फिर जीरोथ लॉ दिया गया, क्योंकि इसका जो जीरोथ लॉ जो बनाया गया है एक फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद बनाया गया, और ये उनको समझने की कंपलसरी था, इसलिए इसको फिर जीरोथ लॉ नाम दिया गया। चलो देखते हैं हम लोग जीरोथ लॉ क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है। स्टेटमेंट क्या है इसका? ये अपन जानते हैं कि मान लो सपोज करें ये 3 सिस्टम हैं, हीट सिस्टम हैं, जिनको मैं नाम दे रहा हूँ ABC। सपोज करें इसको मैं ऐसे नाम देता हूँ, ए है A, B एंड C, 3 हीट सिस्टम है। और हम बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो बॉल है इनको मैं कैसे बना दे रहा हूँ? एडियाबैटिक बना देता हूँ, ठीक है। एक कंडक्टिंग है, एक ऐसी है कंडक्टिंग बॉल है, ऐसे एक कंडक्टिंग बॉल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि, और इसको अपन कंडक्टिंग मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ठीक है ना। तो देख रहे हैं हम लोग क्या है इसका स्टेटमेंट है कि यदि कोई 2 हीट सिस्टम, समझना बच्चों, यदि कोई 2 हीट सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तीसरे सिस्टम के साथ कैसे हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब वे दोनों भी क्या होते हैं? तापीय साम्य में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे सपोज करें कि बी एंड सी अलग अलग तीसरे निकाय के साथ, मतलब ए के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए और बी, और ए भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये आपस में भी क्या होते हैं बच्चों? तापीय साम्य में होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि तापीय साम्य का मतलब क्या है कि अगर ए व बी तापीय साम्य में है, मतलब इनके वॉल्यूम और वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट बने हुए हैं, इसी प्रकार से इनके भी बने हुए हैं। तो अब क्या कहता है शून्यांकी नियम कि बी और सी भी कैसे होंगे बच्चों? तापीय साम्य में होंगे। और ये जो शून्यांकी नियम है ये बेसिकली ताप की अवधारणा को व्यक्त करता है कि टेम्परेचर के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो ये है शून्यांकी नियम, ठीक है। अब क्या 2 सिस्टम तापीय साम्य में हो सकते हैं कि भाई? अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं हम लोग किस टाइप से कि ऐसे करते हुए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यही सिस्टम ऐसे होता, कैसे? ये एडियाबैटिक बॉल बना दी गई है बच्चों, ठीक है। और बीच में भी एक मैंने इनमें एक दीवार खड़ी कर दी इस टाइप से। ए भी एडियाबैटिक है, मतलब इसमें से हीट कहीं नहीं जा सकती। एक सिस्टम इस टाइप से है ए और एक सिस्टम बी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ए का जो भी टेम्परेचर है, मान लो T1 है, प्रेशर B1 है, वॉल्यूम प्रेशर P1 है, वॉल्यूम B1 है, टेम्परेचर T1 है, इसी प्रकार से इसका भी कंसीडर कर ले रहे हैं हम लोग इस प्रकार से, ठीक है ना। और टेम्परेचर सपोज करें डिफरेंट है, ऐसे करते हुए ये क्या है? डिफरेंट है। और ये कैसी हैं बच्चों? रुद्रोष्म दीवारें हैं, कुचालक दीवारें हैं, ऊष्मा की कुचालक, जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक या फिर नॉन कंडक्टिंग बॉल है बच्चों इस पूरा का पूरा। तो मैं कहूँ कि सिस्टम ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या? भाई इनका टेम्परेचर क्या है कि अलग अलग है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ए और बी का टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है। क्या ये तापीय साम्य में है क्या ए और बी? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इनका टेम्परेचर डिफरेंट होने के बावजूद भी तापीय साम्य में है। क्यों है बच्चों? देखो, क्योंकि हमें मालूम है कि टेम्परेचर इसमें कब चेंज होगा? जब कुछ ये वेरिएबल चेंज हो, हीट इधर से अंदर से बाहर आ जा नहीं सकती। तो ये जितने भी वेरिएबल हैं एक कांस्टेंट बने रहेंगे। और अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक किसी सिस्टम के कांस्टेंट बने रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तापीय साम्य में कहते हैं। तो ठीक है ना। तो ये अपन ने एक ऐसा केस भी लिया कि जब टेम्परेचर डिफरेंट होने के बावजूद भी कैसे हैं? तापीय साम्य में हैं। तो बच्चों ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो नेक्स्ट आर्टिकल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, कमेंट्स करते रहो। सोनाक्षी गुड मॉर्निंग, योगेश कुमार, जेपी जी सर गुड मॉर्निंग,
तो स्टूडेंट आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों समझेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वैसे अपन तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे कि हीट सिस्टम क्या है ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में कि ये कोई हीट सिस्टम है। हीट सिस्टम जनरली सिलेंड्रिकल कंटेनर का बना होता है जिसमें एक पिस्टन भी लगा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें कोई गैस भरी हुई है, आइडियल गैस मानते हैं हम लोग। अब बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम को हम कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं। इस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। कितनी हीट सप्लाई की मैंने, क्यू हीट इसको दी है। हीट सप्लाई की मैंने, कितनी हीट दी है हमने इस सिस्टम को, क्यू। तो अब इस हीट को लेने के बाद, इस हीट को लेने के बाद बच्चों क्या होगा कि ये जो सिस्टम है हीट का दो टाइप में कंज्यूम करेगा। कैसे कि कुछ तो इसका वर्क डन कर देगा। कुछ वर्क डन करने का मतलब सपोज करें इस सिस्टम, ये जो पिस्टन है ये या तो ऊपर या नीचे मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। पर वर्क तभी होता है जब ये क्या हो, ऊपर नीचे मूव करे। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ तो क्या हो गया, इसको वर्क में कन्वर्ट हो गया भाई, डब्ल्यू वर्क में हो गया। और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है बच्चों, ये जो सिस्टम है या गैस है ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसका फाइनली जो रिजल्ट निकला कि हमने हीट कितनी दी भाई, क्यू हीट दी। ये किस किस में खर्च हो जाएगी, कुछ तो वर्क डन करने में प्लस कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा बच्चों किसके बराबर होगी, देख रहे हैं हम लोग। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय के द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, कि दी हीट सप्लाई टू दी सिस्टम, हीट सप्लाई टू दी सिस्टम इज इक्वल टू दी सम ऑफ वर्क डन बाय दी सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम। तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसमें अपने को एक दो बातें ध्यान रखनी है भाई, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं, उस समय हमें Q, W एंड DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनकी यूनिट क्या रखनी है बच्चों, समान रखनी है। इनकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए इनकी। ऐसा नहीं कि कुछ यूनिट तो जूल में है, कुछ कैलोरी में है और फिर हम डायरेक्ट उसको यूज में ले रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, या तो कैलोरी ले लेंगे हम लोग काम में या जूल ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये यूनिट सेम होनी चाहिए। अब मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि भाई ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये थ्रू आउट सभी प्रोसेस में सेम रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला NCV/dt। ये तो कोई सा भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा कि सेम रहेगा। बाकी वर्क डन और ये जो हीट है इसके फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू प्रोसेस चेंज होते रहेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट डिस्कस क्या करने वाले हैं, इनकी साइन कन्वेंशन। हाँ बच्चों, अगर हमें इनके साइन कन्वेंशन नहीं आते हैं तो अपने न्यूमेरिकल सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अपन को माइनस की जगह प्लस लिख दिया, प्लस की जगह माइनस लिख दिया तो आंसर डिफरेंट आ जाएंगे, रॉन्ग आंसर आ जाएंगे। इसलिए साइन कन्वेंशन क्या लिया जाता है फिजिक्स में, ये मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। ये साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री की साइन कन्वेंशन से डिफरेंट होगा, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज ना हो। देखो सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, किसकी, क्यू की। हीट जो सप्लाई कर रहे हैं उस क्यू के लिए साइन कन्वेंशन क्या लिया जाता है ये अपन समझेंगे। मैं इधर लिख कर बता देता हूं साइन कन्वेंशन को। बच्चों, तो साइन कन्वेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन सबसे पहले हीट के लिए, क्यू के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्यू को कब तो प्लस का लिया जाएगा और कब माइनस का लिया जाएगा, ठीक है। तो हीट सप्लाई टू दी सिस्टम, सबसे पहला केस हम क्या देख रहे हैं कि हीट सप्लाइड टू दी सिस्टम, इसको क्या लेंगे बच्चों, हम पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो उस हीट को हम क्या करेंगे, उस हीट को हम पॉजिटिव लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, और हीट एक्सट्रैक्ट बाय दी सिस्टम,
सिस्टम से लें हम लोग, या हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो उसको अपन बच्चों क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ए है भाई साइन कन्वेंशन, किसके लिए, हीट के लिए। हीट के लिए साइन कन्वेंशन बिल्कुल सिंपल है कि जो चीज़ अपन दे रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम को दे रहे हैं बच्चों, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और हीट सिस्टम से एनर्जी, हीट सिस्टम से हीट को ले रहे हैं, या सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तो उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। आफ्टर दैट हम W के लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो W के लिए हम नेक्स्ट साइन कन्वेंशन पर डिस्कशन करते हैं कि जो कार्य है उसको हम क्या लेंगे। तो W का मैंने एक जनरल फॉर्मूला तुम्हारे को इससे पहले की क्लास में बताया था, PdV, ठीक है ना। तो भाई P जो है प्रेशर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या बात करें हम, dV चेंज इन वॉल्यूम, सिस्टम का जो चेंज इन वॉल्यूम है उससे अपन अंदाजा लगाएंगे। तो अगर बच्चों वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना, V कैसा है भाई, तो इंक्रीज हो रहा है, तो W कैसा होगा, W होगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपन उसको ऐसे बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो बच्चों ये अपन को देखना है कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कि वर्क डन बाई सिस्टम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई सिस्टम, हीट सिस्टम, ठीक है ना। तो उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं किसकी, कि अगर वॉल्यूम घट रहा हो, वॉल्यूम कब घटेगा, जब उसके पिस्टन को कोई व्यक्ति कोई उसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा, उसके ऊपर वजन रख दें हम लोग इस टाइप से। तो कुल मिलाकर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में बोले वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ठीक है ना, वर्क डन बाई सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य तो लेते हैं अपन लोग पॉजिटिव, और सिस्टम पर किया गया कार्य को कैसे लेंगे बच्चों, नेगेटिव। और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, और घट रहा है तो नेगेटिव वर्क डन लेते हैं। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं इस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसकी साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। तो उसके साइन कन्वेंशन के लिए अपने को दिखाई दे रहा है बच्चों क्या, dt, कि अगर टेम्परेचर क्या है, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन है du के लिए, तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो dt पॉजिटिव आएगा, dt पॉजिटिव आएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कैसी आ जाएगी बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब du को का साइन कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। और टेम्परेचर अगर घट रहा है, ठीक है, तो चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये अपन ने साइन कन्वेंशन देखा बच्चों। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, बिना साइन कन्वेंशन की सोचे कि हम न्यूमेरिकल कर लें तो फिर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपन देख रहे हैं बच्चों। आफ्टर दैट और आगे चर्चा करते हैं। हाँ, मुकेश बोरक, रतनलाल जी सर गुड मॉर्निंग, ठीक है, अनीता गढ़वाल गुड मॉर्निंग। आफ्टर दैट आगे बच्चों इस टाइप से अब मैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उनकी रिप्लाई करना, जो भी रिप्लाई करेगा उसका नाम अनाउंसमेंट करूंगा मैं कि किसका आंसर सही आया है, ठीक है ना। तो अब रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे को न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं अब तुम्हारे को दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया, केवल यही फॉर्मूला काम आएगा, अपने को ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। अभी जो स्टार्टिंग की क्वेश्चन है ना उसमें केवल एक ही फॉर्मूला काम आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन कन्वेंशन का अपने को विशेष ध्यान रखना है, और साथ ही साथ यूनिट सिस्टम का। चलो, तो एक पहला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, और सभी स्टूडेंट आई थिंक इसका सही रिप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक हीट सिस्टम को हम 200 जूल हीट दे रहे हैं बच्चों। सुनना, क्वेश्चन को मैं नोट नहीं करा रहा हूं, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हीट सिस्टम है, उसको 200 जूल हीट दे रहे हैं, क्लियर। तो 200 जूल हीट दी भाई, कितनी हीट गिवन कर उसको सप्लाई कर दी, हम 200 जूल हीट उसको दे रहे हैं। बदले में हीट सिस्टम 120 जूल कार्य कर रहा है। क्या हीट सिस्टम वर्क कर रहा है कितना, W कितना, 120 जूल। स्टूडेंट, हीट सिस्टम वर्क कर रहा है, तो बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। फाइंड दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम। मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं इसमें। पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों
80 जूल, दूसरा हो जाएगा माइनस का 80 जूल, नेक्स्ट हो जाएगा 0 और फोर्थ हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में अपने को ऑप्शन बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, और अगर किसी का मैच नहीं कर रहा है तो भाई नन ऑफ दीज ही मान सकते हैं हम फिफ्थ ऑप्शन। तो कुछ आंसर आए हैं क्या, देखें हम लोग। बच्चों देखते हैं तो कितना आंसर आने वाला है इसका। तो वेरी सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन बन नहीं सकता थर्मोडाइनमिक्स में। कैसे कि हमें मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है, Q इक्वल टू W प्लस DU। क्लियर बच्चों। अब Q कितना है, Q है बच्चों ए हीट सप्लाई की है, ठीक है ना, ये मैंने विद साइन कन्वेंशन ही लिखा है ऑलरेडी। तो सप्लाई की है तो कितना हो जाएगा 200 जूल। ठीक है, ये ऑलरेडी यूनिट का हमने विशेष ध्यान रखा कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर दैट आगे बढ़े हम लोग, आगे जो W है ये कितना कर रहा है, हीट सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब कितना 120 जूल का प्लस DU। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं DU बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 120 बोले तो प्लस का 80 जूल। क्लियर। और कौन सा ऑप्शन सही मिल गया अपने को, पहला ऑप्शन ही सही था। ठीक है ना, बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं भाई, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के आंसर हैं। SL जाट सोनाक्षी का आंसर सही है, कानाराम जाखड़, अंकिता गढ़वाल, योगेश, देवेंद्र महिला, देवेंद्र सीताराम प्रजापत, नितिन, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है। सीताराम जाखड़ तुम्हारा भी आंसर सही है भाई। मुकेश मंडोतिया तुम्हारा भी आंसर सही है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलो तो अब हम आगे देखेंगे, आगे स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चों। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जाऊंगा, बस ऐसा इमेजिन ना करें हम लोग कि बस ऐसे ही क्वेश्चन के हम आंसर देते जाएंगे और सारे आंसर अपने सही निकलते जाएंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। लेवल ये है कि हम एक सिस्टम को, क्वेश्चन इस बार मैं लिख कर दे रहा हूं, क्या है कि व्हेन 2 किलो कैलोरी हीट supplied to the heat system, then 500 joule work done by the heat system, then what will be the change in internal energy of the system, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। इस बार मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं बच्चों, इस बार मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, या चलो दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। पहला है भाई 1500 जूल। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 498 जूल। नेक्स्ट है बच्चों माइनस 7900 जूल। ठीक है, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से स्टूडेंट्स को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, एक बार कोशिश करें हम लोग, कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। सोनी जी सर भी कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सर, मोटिवेशन के लिए बच्चों को और टीचर को भी मोटिवेट करने के लिए। चलो बच्चों, तो हम देखें इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। तो भाई इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखें कि अपने को क्या हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। सबसे पहले तो जो हीट दी गई है उसको पॉजिटिव लेना है। तो भाई Q बराबर कितना है, A है 2 किलो कैलोरी। अब हमें मालूम है बच्चों कि किलो का मतलब कितना होता है, किलो का मतलब होता है बच्चों 1000। किलो का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है ना। अब किलो का मतलब 1000 होता है, तो हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं
कि ये हो जाएगा 2000 कैलोरी। अब चूंकि अपने को ऑप्शन किस में दे रखे हैं, जूल में, इसलिए अब इनको अपन को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, जूल में हमें कन्वर्ट करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हारे को जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब भी मैंने तुम्हारे बताया था कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करें जूल में, तो उसको 4.2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से इसको 42 को मल्टीप्लाई करते हैं 84, ये हो जाएगा बच्चों 8400 जूल। ठीक है, W कितना दे रखा है हमें, W गिवन है हमें 500। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं इसमें क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, जो भी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें। तो ये है भाई आप 8400 इक्वल्स टू 500 प्लस का du। तो बच्चों ये du बराबर आ जाएगा, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 8400 माइनस 500 बराबर 7900 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका फाइनल आंसर। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने इसका सही रिप्लाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना कंसंट्रेट होकर तुम लोग लाइव क्लास देख रहे हो। आंसर भी बिल्कुल तुम्हारे सही हैं। इसी का सोनी भी का भी आंसर बिल्कुल सही है, देवेंद्र मेहला, संदीप गजराज। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चनों के आंसर देते रहे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बच्चों कि अपने को पीवी कर्व दे रखा है, ऐसे करते हुए पीवी कर्व दे रखा है, वी हो गया, ए पी हो गया, और एक कर्व कुछ कुछ इस टाइप से है, देखेंगे हम लोग। पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे इस टाइप से ऐसे गया, ये इस टाइप से ये प्रोसेस के लिए ऐसा इंडिकेटर डायग्राम या पीवी कर्व है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ए से बी तक जाने में वर्क डन बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, इस बेसिस पर अपने को रिप्लाई करना है। तो देखें हम लोग ऑप्शन नंबर 1 कि वर्क डन कंटिन्यू इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चों, ए से बी तक जाने में। ये मैं तुम्हारे को ऐसी लैंग्वेज में समझाकर बता रहा हूं कि हम ए से बी तक जा रहे हैं तो वर्क डन बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि वर्क डन कंटिन्यू ए से बी तक जाने में इंक्रीज, एक ले लेते हैं हम डिक्रीज, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड थर्ड ऑप्शन है इनिशियली डिक्रीज आफ्टर दैट इंक्रीज, और बच्चों लास्ट ऑप्शन है इनिशियली इंक्रीज आफ्टर दैट डिक्रीज। ठीक है, तो ये है अपने लिए ऑप्शन कि अगर हम किसी प्रोसेस में ए से बी तक जा रहे हों तो बच्चों को बताना है कि वर्क डन ए से बी तक जा रहे हैं हम लोग, तो वर्क डन कंटिन्यू इंक्रीज, कंटिन्यू डिक्रीज, इनिशियली डिक्रीज आफ्टर दैट इंक्रीज, और इसका रिवर्स कर दिया मैंने कि इनिशियली इंक्रीज आफ्टर दैट डिक्रीज। तो देखते हैं बच्चों कितनों का रिप्लाई सही आने वाला है। जैसे कि मोस्टली बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, महिपाल सिंह, सोनाक्षी, नितिन ने तो सी ऑप्शन खूब कॉन्फिडेंटली दिया है, अंकिता का भी सी आंसर है भाई। ठीक है ना, ये अशोक कुमार, ये शायद मेरी आईडी से ही आंसर सी दिया गया है, संजू चौधरी, दीनदयाल, सबके आंसर सी है बच्चों। ये क्या हो गया तुम्हारे को यार, मैंने तुम्हारे उतना अच्छी तरह से पढ़ाया है, तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है, अब देख लो। तो फिर वर्क डन अपने को निकालना है। अब तुम लोग कंसेप्ट पर नहीं जाते हो, डायरेक्ट तुम लोग क्या ग्राफ को देख रहे हो। ग्राफ को तो देखना ही है, साथ के साथ ये भी देखो हमें फाइंड क्या करना है, कि हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन फाइंड करना है तो पीवी कर्व से वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, तुम्हारे को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि पीवी कर्व के द्वारा वर्क डन फाइंड करना बिल्कुल सिंपल होता है कि कर्व और ये जो वॉल्यूम एक्सिस है उनसे घिरा हुआ जो इंक्लोइड एरिया है वही क्या होता है, वर्क डन होता है। यही क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि पीवी कर्व में ये जो कर्व है और वॉल्यूम एक्सिस है उसके बीच का
जो एरिया है वो किसको शो करता है भाई, वर्क डन को शो करता है बच्चों। तो ये एरिया क्या देख रहे हैं हम लोग, ये एरिया देख रहे हैं हम लोग कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है यार, ए से बी तक जा रहे हैं तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एरिया कम हो रहा है क्या बताओ, नहीं हो रहा ना, तो ये लगातार एरिया जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। तो बच्चों ये था एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें मालूम चल गया कि वर्क डन किसके द्वारा दिया जाएगा, एरिया के द्वारा। एरिया अंडर दी कर्व क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा भाई, ये बढ़ता जाएगा। तो ये बच्चों हमने समझा, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये बच्चों के सही आंसर आ गए हैं भाई, ठीक है ना। मुश्ताक खान जी धन्यवाद आपको एपीएस टीम का को बेस्ट बताने के लिए, थैंक यू आपको। हाँ, आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चों, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चों। थोड़ा सा इस बार इसका भी जो तुम्हारे तरीके बताया उसको भी तुम थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट लॉ का ये जो क्वेश्चन था कंसेप्चुअली, इसमें फर्स्ट लॉ काम नहीं आया, बट अब जो करा रहा हूँ उसमें फर्स्ट लॉ का भी अपने को ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अपने को ग्राफ दे रखे हैं कैसे कि कोई हीट सिस्टम है, उसको हम ए से बी तक लेकर जाएंगे इस बार। ए बच्चों वी कर्व है, सॉरी वी एक्सिस है और ए पी एक्सिस है। किसी सिस्टम को मैं ए से बी तक लेकर जा रहा हूँ, किसी सिस्टम को मैं कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहा हूँ, ए से बी तक मैं इसको लेकर जा रहा हूँ तीन पाथ के द्वारा, तीन पाथ या रास्तों या प्रोसेस के द्वारा मैं लेकर जा रहा हूँ। एक तो हो जाएगा फर्स्ट वाला तो ए हो जाएगा, सेकंड वाला है और थर्ड वाला हो जाएगा बच्चों ए वाला। तीन पाथ से मैं एक ही सिस्टम को डिफरेंट कंडीशन में लेकर जा रहा हूँ ए से बी तक, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को बच्चों। तो सबसे पहले तो हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो डिपेंड करता है किस पर, सिस्टम की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर तीनों पाथ के द्वारा 1, 2 एंड 3 तीनों पाथ के लिए बच्चों ये जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो ये तो मैंने तुम्हारे खुद हिंट दे दी है तुम्हारे को कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आने वाला है, तीनों के लिए सेम। अब अपने को बताना है हीट सप्लाइड। अगर पहले प्रोसेस में हीट सप्लाइड कितना दे रहे हैं हम लोग, सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं वो है भाई Q1, सेकंड में हीट दे रहे हैं वो है Q2 और थर्ड में हीट जो सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को वो कितना है बच्चों, Q3। इस सिस्टम को सप्लाइड हीट है भाई, सिस्टम को कैसी हीट है, सप्लाइड हीट है कि फर्स्ट पाथ में हम इतने हीट दे रहे हैं, सेकंड पाथ में इतनी हीट दे रहे हैं, थर्ड पाथ में इतनी हीट दे रहे हैं। तो इनका सीक्वेंस स्टूडेंट को बताना है। सीक्वेंस के लिए मैं ऑप्शन तुम्हारे को दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। बी ऑप्शन है Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3। सी ऑप्शन है Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। और थर्ड ले लेते हैं हम लोग नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो हीट है वो क्या है, सिस्टम को सप्लाई की गई हीट है भाई। फर्स्ट लॉ को काम में लेना है तुम्हारे को, उसके कंसेप्ट को काम में लेना है। तो देखते हैं हम लोग। तो इस बार जैसे कि स्टूडेंट के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं भाई, तो इस बार मिक्सअप आंसर आ रहे हैं भाई, कुछ बच्चों के सही भी आ रहे हैं तो कुछ बच्चों के डिफरेंट मतलब गलत आंसर आ रहे हैं। देवेंद्र महिला ने भी रिप्लाई तो किया है, अब देखते हैं कि इनका आंसर सही है कि गलत है। और महिपाल सिंह का आंसर में भी मेरे को ऐसा लगता है कि महिपाल ने जो आंसर दिया है भाई वो सही दिया है, ठीक है। और देखते हैं बच्चों। और अमित जांगीड़ जो कि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं 2011 बैच के, उन्होंने भी रिप्लाई किया है, बेस्ट बताया है एपीएस टीम को, थैंक यू अमित जांगीड़। भाई तो फिलहाल स्टूडेंट हम चर्चा करते हैं, देखते हैं हम लोग कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि बच्चों यहाँ पर देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है, W इक्वल टू Q प्लस DU। क्लियर, ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही बताया है मैंने तुम लोगों को।
अब देख रहे ये तो भाई सेम हो गया, सभी के लिए क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका अब रोल रहा नहीं इस उसमें। अब आगे चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर अब इस ये तो पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहां से एक बात पता चल रही है कि जिसके लिए W ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा, उसके लिए सप्लाइड हीट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक आइडिया अपने को लग गया है। तो बच्चों अब हम क्या देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं कि एरिया अंडर दी कर्व, देखो P और B कर्व दे रखा है, तो जो एरिया अंडर दी कर्व होता है वही क्या है, वर्क डन होता है। तो किसमें एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है, तो फर्स्ट वाले में देखें तो एरिया कितना आ रहा है भाई, इस पूरे कर्व के नीचे का इतना सा एरिया आ रहा है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं वर्क का सीक्वेंस लेता तो W1 क्या आता, सबसे ज्यादा आता, क्योंकि उसमें एरिया ज्यादा आ रहा है। फिर सेकंड में थोड़ा सा जो है एरिया कम हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला एरिया ऐड नहीं हो पाएगा, तो ऊपर वाला एरिया नहीं कम हो जाएगा, तो फिर W2 कम आएगा। आफ्टर दैट हम बात करें कि एक थर्ड पाथ की, तीसरे पाथ की हम चर्चा करें, तो तीसरे पाथ में तो केवल और केवल इतना सा एरिया आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अभी, ये सबसे कम हो जाएगा कितना, W3। और बच्चों यहां से मैं बता चुका हूं कि DU क्या सेम है। तो अब यार जिसके लिए W ज्यादा है उसके लिए क्या हो जाएगा, Q भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अपने को, बताओ, अपने को दिखाई दे रहा है C ऑप्शन में। तो बच्चों ए अपन ने देखा कि इसका कौन सा आंसर सही आने वाला है, C आंसर सही आने वाला है। तो ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। और अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट के आंसर सभी के सही आ गए हैं। भाई संजू चौधरी को हंसी आ रही है कि बच्चे पहले गलत जवाब देते हैं फिर सही दे देते हैं करेक्ट करके, क्यों संजू। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है, बिल्कुल PMT लेवल का, PMT और IIT मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। बिल्कुल रेडी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और कोशिश करें हम लोग कि इस बार अपना फर्स्ट टाइम में ही सही आंसर आए। इस बार मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला दे रहा हूं, कंसेप्चुअल तो नहीं कह सकते इसको, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हारे को। अब देखो इधर ए है V और ए है भाई P। किसी सिस्टम को हम ऐसे करते हुए A से B तक लेकर जा रहे हैं भाई, A से B तक लेकर जा रहे हैं ऐसे करते हुए। एक तो मैं डायरेक्ट लेकर जा रहा हूं, एक ACV के द्वारा लेकर जा रहा हूं। तो बच्चों ए है क्वेश्चन, समझे हम लोग कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है PV कर्व। PV कर्व में एक सिस्टम को मैं दो पाथ के द्वारा लेकर जा रहा हूं। फर्स्ट पाथ क्या हो जाएगा, पहला पाथ हो जाएगा भी ACB, ठीक है, ACB के द्वारा लेकर जा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जब हम ACB के द्वारा लेकर जाते हैं, जब हम किसी प्रोसेस को हीट सिस्टम को ऊष्मीय निकाय को कहां से A से B तक इस पाथ के द्वारा लेकर जा रहे हैं, नीचे वाले रास्ते के द्वारा लेकर जा रहे हैं, तब सिस्टम को 200 जूल हीट देने पर, 200 जूल हीट देने पर 200 जूल हीट देने पर 50 जूल सिस्टम के द्वारा वर्क होता है बच्चों, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, समझेंगे हम लोग कि जब नीचे वाले पाथ से सिस्टम को लेकर जा रहे हैं भाई हम लोग, तो देखें बच्चों क्या देख रहे हैं हम लोग कि 200 जूल हीट सप्लाई करने पर, सिस्टम को हीट देने पर उसके द्वारा कितना जूल कार्य किया जाता है, 50 जूल कार्य किया जाता है। यदि पाथ कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, पाथ ए से बी तक डायरेक्ट ले जाने में अगर सिस्टम को 300 जूल हीट दी जा रही हो, 300 जूल हीट दी जा रही हो,
तब स्टूडेंट को वर्क डन हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट करें हम लोग इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से बता दूं मैं, इसमें डायग्राम का भी रोल रहेगा। कैसे कि हम ए से सिस्टम को ए से बी तक दो रास्तों के द्वारा लेकर जा रहे हैं, ऐसे करते हुए लेकर जा रहे हैं। तो क्या कितनी हीट दे रहे हैं हम लोग, 200 जूल हीट दे रहे हैं। वर्क कितना हो रहा है, वर्क हो रहा है बच्चों 50 जूल। तो हम अगर डायरेक्ट वाले केसेज में, इस वाले केसेज में 300 जूल हीट दी जा रही हो तो वर्क डन कितना होगा। ऑप्शन दिए जा रहे हैं बच्चों वर्क डन के लिए, ध्यान दें हम लोग। पहला ऑप्शन है 50 जूल, नेक्स्ट ऑप्शन है माइनस का 50 जूल, नेक्स्ट वन लेते हैं हम लोग 150 जूल, और लास्ट है बच्चों माइनस का 150 जूल। तो देखें हम लोग कितने बच्चों के आंसर सही आने वाले हैं भाई। हाँ, तो इस बार तो भाई महिपाल सिंह ने एकदम सबसे पहले सही रिप्लाई किया है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है भाई। सीताराम, सोनाक्षी तुम्हारा भी आंसर सही है, योगेश कुमार का भी आंसर सही है भाई, अंकिता गढ़वाल भी सही आंसर दे रही हैं। ठीक है, तो बच्चों देखें हम लोग कि ये जो आंसर दिया है वो कैसे दिया है। हाँ भाई, तो देख रहे हैं हम लोग कि बच्चों इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सबसे पहले हम ACB पाथ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो ACB पाथ में फर्स्ट लॉ लगाएंगे केवल इसमें। तो इसमें फर्स्ट लॉ लगाने पर हम Q बराबर W प्लस DU यही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पाथ में हम ए कितनी हीट दे रहे हैं भाई, फर्स्ट कंडीशन में 200 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। W कितना कार्य किया जा रहा है, 50 प्लस DU हमें मालूम नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन से भाई DU निकल कर आ गया कितना, 150 जूल। तो भाई ACB इस रास्ते से प्रोसेस को ले जाने पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई है, 150 हो गई है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 150 है, तो हमें मालूम है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि ए जो है, ठीक है, ए एंड बी, तो ये इनिशियल पोजीशन दोनों पाथ के लिए क्या हो गई, सेम हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर भी DU हमें मालूम चल जाएगा कितना, 150। कितना पता चल जाएगा बच्चों, प्लस का 150 जूल पता चल गया हम लोगों को। अब इसमें कितनी, इस पाथ में कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो इस पाथ में हीट सप्लाई कर रहे हैं हम 300 जूल। तो ये हो जाएगा भी 300 जूल 300 इक्वल्स टू W पता नहीं है, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमें इंटरनल एनर्जी पता चल गई। इंटरनल एनर्जी पता चल गई तो W बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 150 आ जाएगा बच्चों जूल में। ठीक है ना। तो ए स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही था भाई। थैंक यू स्टूडेंट सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू मुश्ताक खान सर मोटिवेशन के लिए भी। बच्चों का और टीचरों का हौसला अफजाई करते रहते हैं आप लोग। आफ्टर दैट हम स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम प्रोसेस की चर्चा करेंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन अनंत हैं, मैं ऐसे 2-3 घंटे तक भी करा सकता हूं तुम्हारे को इस टाइप से क्वेश्चन, बट अपने को जो कंसेप्ट था उस पर फोकस कर रहे हैं, तो कंसेप्ट अपने को समझ में आ गया है। ऐसे कंसेप्चुअल और साइन कन्वेंशन पर बेस्ड कैलकुलेटेड क्वेश्चन अपने को नीट के एग्जाम में और IIT मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि IIT एडवांस में भी क्या होते हैं, कंसेप्ट तो यही लगते हैं, बट वो 1 स्टेप क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। उसमें क्या है कि और भी कंसेप्ट इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए IIT एडवांस मैं अपने नहीं कह सकती कि बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम नेक्स्ट बात करें प्रोसेस की। तो बच्चों ये प्रोसेस जो है, ये बेसिकली अपन जो डिस्कस करते हैं वो 4-5 प्रोसेस पर ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड को सही कर लूँ, फिर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंतर्गत हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नाम दे सकते हैं। कि सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो मेनली होते हैं वो कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ये डिस्कस करने वाले हैं भाई हम लोग
आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जिसको हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं, समतापीय प्रक्रम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेंगे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोर को हम बोल सकते हैं सम आयतनिक, सम आयतनिक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मतलब समदाबीय, समदाबीय प्रक्रम। और नेक्स्ट हो जाएगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस बोले तो रुद्रोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं चक्रीय प्रक्रम, इन्हीं से मिला जुला रूप रहेगा चक्रीय प्रक्रम, जिसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब एक और इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बहुदैशिक प्रक्रम। ठीक है, अब बच्चों जो स्टार्टिंग के प्रोसेस हैं इनमें बहुत कुछ हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो सेम रहेंगे। किसके लिए? ये 4 प्रोसेस के लिए। तो इन चारों प्रोसेस में हम लगभग हर एक प्रोसेस में सीक्वेंस से कितने 9 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से वो पॉइंट रहेंगे उनको मैं फिर एक टेबल बनाकर हम लिख देंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भी डेफिनेशन, डेफिनेशन परिभाषा इस प्रोसेस की, जो कि नाम से ही पता चल जाएगा अपन लोगों को। फिर आ जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड पॉइंट हम क्या लेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्ड ले रहे हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम जिसको बोले हम संसूचक आरेख, ये हम लेंगे। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर का लेंगे स्लोप ऑफ पीवी कर्व, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। इससे भी अपने को बहुत कुछ हेल्प मिलती है अगर स्लोप पता है पीवी कर्व का। ठीक है, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा भी, फिफ्थ नंबर पर हम डिफरेंट की बात करें तो नेक्स्ट ले सकते हैं फिफ्थ नंबर पर स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जिसको कहें हम लोग बच्चों। आफ्टर दैट नेक्स्ट हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन। सेवंथ नंबर पर हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आज ही डिस्कस किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके देखेंगे। 8वें नंबर पर बच्चों हम देखेंगे बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस। 9th नंबर पर कंडीशन, किस कंडीशन में कौन सा प्रोसेस हो सकता है, कंडीशन। और नेक्स्ट लेंगे अगर कोई अच्छे एग्जाम्पल हैं तो उस प्रोसेस के एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो 4 प्रोसेस हैं उनको मैं एक टेबल के अंदर चारों प्रोसेस के लिए इतनी सारे पॉइंट्स में तुम्हारे को एक साथ लिखवाने वाला हूं। क्लियर? डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा बता दूं तुम्हारे को कि पी और बी में कोई ग्राफ बनाए हम लोग, ठीक है ना। पी और बी के बीच में अपन किसी प्रोसेस के लिए ग्राफ बना रहे हैं, पी एंड बी के लिए, तो जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? इंडिकेटर डायग्राम, संसूचक आरेख। या पीटी के लिए बनाना चाहें तो ये भी संसूचक आरेख ही है भाई, पीटी के लिए। या और किसी वीटी के लिए बनाना चाहें, वी और टी में, तो ये जो वेरिएबल्स जो थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट हैं उनके बीच में जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? उस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर डायग्राम। तो ये ग्राफ बनाकर देखेंगे हम लोग कौन से प्रोसेस है भाई। थर्ड पॉइंट में स्लोप ऑफ पीवी कर्व। एक स्लोप हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या हो जाता है, स्लोप 0 हो जाता है, वर्टिकल है तो क्या हो जाता है, ये अपन देखेंगे। स्पेसिफिक हीट, जिसमें कि हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट की, मोलर स्पेसिफिक हीट। ये प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था अपना, लाइव ही हुआ था, उसमें मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी।
स्मॉलर स्पेसिफिक हीट एक टेबल के द्वारा इसको बताया भी गया था कि भी समतापी प्रक्रम में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, एडियाबैटिक में कितनी होती है, 0 से लेकर 1.8 इसकी रेंज होती है। वर्क डन भी अपन अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है ना। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ आज ही देखा है। अब बल्क मॉडुलस थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है बच्चों को कि थोड़ा सा हो सकता है भूल गए हों, क्योंकि जब इलास्टिसिटी जब पढ़ाते हैं तुम्हारे को 11th क्लास में प्रत्यास्थता वाला चैप्टर, उसमें इसको बताया जाता है। किसको बताया जाता है? बल्क मॉडुलस को, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को। या सिंपली अगर बल्क मॉडुलस ना बोला जाए, केवल ये बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तब भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो गैस होती है, गैसों के लिए, लिक्विड के लिए एक ही प्रत्यास्थता गुणांक होता है, वो कौन सा होता है? बल्क मॉडुलस। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, अगर हमें ओनली प्रत्यास्थता गुणांक लिखा हो तो भी अपन को क्या मानना है बच्चों? उसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी मानना है, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह जो हम लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? सॉलिड के लिए लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको बता देता हूँ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या रहेगा। उसके बाद अपन एक टेबल बनाएंगे, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट हम कवर कर लेंगे। और उस टेबल को याद करने का मतलब है भाई अपने को ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ना, इसको याद कर रखा है। तो देख रहे हैं हम लोग बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो भाई मॉडुलस होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? ये होता है बेसिक जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन, इसको बी से नोट करेंगे हम, आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ठीक है बच्चों। आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। अब आयतन प्रतिबल क्या होता है भाई? ये होता है एफ अपॉन ए, ठीक है, जो कि सॉलिड वगैरह, जो कि लिक्विड और गैसेस के केस में अपन चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा भाई माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है बच्चों। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि जब भी जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, तो जो ऐसी कंडीशन में प्रतिबल जो होता है वो दाब के बराबर हो जाता है, चेंज इन प्रेशर। तो मैं इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ? मैं इस बल्क मॉडुलस को लिख सकता हूँ भाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर बच्चों? अब इसका हमें ध्यान रखना है, और ये माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन का मतलब ये नहीं है कि बी की वैल्यू माइनस में होती है, बी की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है ना। तो फिर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो है ना, ये डेल्टा पी है ना, वो क्या रहेगा? माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस हमेशा प्लस का ही होता है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है भी। जब फॉर एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं कुछ एक एग्जांपल लेकर कि समदाबीय प्रक्रम, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोलने वाला हूं मैं? समदाबीय प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी क्या हो जाएगा भाई? समदाबीय, दाब में परिवर्तन कितना रहेगा? तो दाब में परिवर्तन कितना रहेगा बच्चों? 0। तो उसके लिए अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं तो कितना आने वाला है? बल्क मॉडुलस आने वाला है 0, ठीक है। हाँ, इसमें अगर कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता भी पूछी जा सकती है, तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि संपीड्यता कितनी होती है बच्चों? संपीड्यता होती है C बराबर 1/B, मतलब B का रेसिप्रोकल इनवर्स हम कह सकते हैं। चलो हाँ बच्चों, कुछ एक ने तो ये रिप्लाई किया है भी कि गैसों के लिए, इनके लिए क्या होता है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। चलो बच्चों आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हम अब टेबल बनाने वाले हैं भी। इस सीक्वेंस को अगर मैं भूल जाता हूं तो बच्चों ज़्यादा ज़्यादा आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। अपने को ये बात पता चल गई कि 10 पॉइंट अपन को डिस्कस करने हैं। कुछ एक पॉइंट्स को मैं थ्योरेटिकली ऐसे बोलकर बताऊंगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब टेबल बनाने वाले हैं भाई। एक बार मैं और देख लेता हूं जिससे सीक्वेंस बरकरार रहे। डेफिनेशन लिखनी है पहले पॉइंट में, इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखनी है, इंडिकेटर डायग्राम बनाना है, पीवी आरेख का जो है वो ढाल बताना है, स्लोप बताना है, मोलर स्पेसिफिक हीट हमें बतानी है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्क डन बताना है, फर्स्ट लॉ से बताना है, और बल्क मॉडुलस एंड कंडीशन और एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं भाई। हाँ बच्चों, तो टेबल में हम पहला कॉलम लेते हैं इस प्रकार से, एक
कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम के बाद तीसरा कॉलम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा कॉलम, सातवां कॉलम, आठवां, नौवां, दसवां। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग, कोई कम ज़्यादा होगा तो अपन देखते हैं बाद में। इसमें बच्चों लिखा जाएगा नेम ऑफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, पहले जो कॉलम है उसमें लिख रहे हैं हम लोग क्या, नेम ऑफ प्रोसेस। नेम ऑफ प्रोसेस बोले तो प्रक्रम का नाम। ठीक है, और हम केवल 3 ही प्रक्रम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं समतापीय प्रक्रम। यहां पर पहला क्या हो जाएगा, समतापीय प्रक्रम बोले तो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले अपन ने यही बात की थी, किसको लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन को। फिर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था समीकरण बच्चों इसको बोले हम लोग हिंदी में। इक्वेशन ऑफ स्टेट चूंकि छोटा टॉपिक रहेगा तो अपने को इतना बड़ा इसको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट को मैं इतना सा ही बना ले रहा हूं। नेक्स्ट हो जाएगा इंडिकेटर डायग्राम, संसूचक आरेख। इंडिकेटर डायग्राम, संसूचक आरेख। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ पीवी कर्व, ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ पीवी कर्व के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कौन से नंबर का हो गया, 1 2 3 4, पांचवा था मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये है बल्क मॉडुलस के लिए क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम, कि बल्क मॉडुलस में हम बच्चों इसका आफ्टर दैट 2 पॉइंट और बच गए, कौन सी, कंडीशन एंड एग्जाम्पल। तो उनको हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही मैं बोलकर बता दूंगा बच्चों। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, हाँ भाई, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल की। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई बच्चों, ये नाम से ही पता चल रहा है, समतापीय प्रक्रम जिसमें ताप समान रहता होगा, अर्थात टी बराबर क्या हो जाए, कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, टी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गई डेफिनेशन, जो कि जनरली हम लोग सब फेमिलियर हैं कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर। इक्वेशन ऑफ स्टेट, जितनी भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें कहाँ से लाएंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ, ये आएगा पीवी बराबर एनआरटी से। ठीक है ना। अब टी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट को मैं कह सकता हूं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। क्लियर बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया। अब इंडिकेटर डायग्राम हम लेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्टेट से एक बात और पता चल रही है क्या, कि P इनवर्स इक्वल टू V। तो PV हम ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं, मैं बिल्कुल छोटा छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि P है और ये B है। PV आरेख में बना रहा हूँ, तो PV आरेख जब हम बनाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये क्या जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा ना यार, घटेगा कि B बढ़ेगा तो P घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो ये इसका PV कर्व बना। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देख रहे हैं PT कर्व, P और T कर्व। तो T तो कांस्टेंट है यार, मतलब T जो है ना तो आगे जाएगा ना पीछे आएगा, अगर बढ़ रहा होता तो आगे जाता, घट रहा हो तो पीछे आता, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने वाला है इस टाइप से। ठीक है बच्चों, और देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा, PT कर्व के बाद BT कर्व या TV कर्व ले लो, चलो TV कर्व। तो ये क्या हो जाएगा, T कांस्टेंट है तो ये ऐसे कर्व आने वाला है। तो ये है इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए इंडिकेटर डायग्राम देखने के बाद हम नेक्स्ट चर्चा क्या करने वाले हैं,
कि बच्चों स्लोप बताना है। अब स्लोप के लिए होता क्या है, वैसे जनरली स्लोप का जो जनरल फॉर्मूला होता है स्लोप का वो होता है भाई dp dy बाई dx। तो y एक्सिस पर क्या ले रखा है, p ले रखा है अपने को, तो dp y dv हो जाएगा। ये है जनरल फॉर्मूला। जब हम इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं तब ये आता है स्लोप होता है भाई माइनस का p अपॉन v। क्लियर बच्चों, माइनस का p अपॉन v। ऑब्वियसली देख सकते हैं कहीं भी स्लोप खींचे हम लोग तो जो एंगल बनाने वाली है स्पर्श रेखा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, और ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा ना स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली स्लोप कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। आफ्टर दैट मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कहें या ग्राम स्पेसिफिक हीट कहें बच्चों, सभी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि अपन ने जो बेसिक फॉर्मूला देखा था Q बराबर m है डेल्टा T, उससे देखा था कि C बराबर क्या है था Q अपॉन एन सी बी डी टी, ठीक है ना। तो C तो इधर ले लिए, तो ये dt क्या हो जाएगा, जीरो है। dt कितना है इसमें, अर्थात डेल्टा t या dt में कितना लिख सकता हूँ, चेंज तो होगा नहीं ना, तो चेंज कितना आएगा, जीरो, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट या ग्राम स्पेसिफिक हीट कहें कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कितना भी हीट देते रहें टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। चलो, तो ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट वर्क डन, भाई W का जो फॉर्मूला है, W का जो फॉर्मूला है बच्चों, ये वैसे तो अपन को जब मेन क्लास में पढ़ाया जाता है तो पूरा ड्राइव कराया जाता है, बट अपन चाह रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा तुम्हारे को रिवाइज करा दें हम लोग। जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी IIT मेंस का जो एग्जाम है उस पर्पज से अपन कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं। तो डेरिवेशन में तुम्हारे को अभी नहीं करा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 nRT, और ये हो जाएगा log बेस 10 V2 अपॉन V1। तो बच्चों ये है वर्क डन का फॉर्मूला जो कि हमें डायरेक्ट याद रखना है भाई। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है, बेस 10 में है भाई, ठीक है ना। जैसे बोला जाए कि वॉल्यूम को डबल कर दें हम लोग, तो डबल कर देंगे तो log V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, ये log 2 आ जाएगा। log 2 बेस 10 में वैल्यू कितनी होती है, 0.30 जो बोलते हैं, 10 गुना कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। कांस्टेंट को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को प्रारंभ का कितना कर दिया जा रहा है, 10 टाइम्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, V2 10 और ये हो जाएगा V कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। बेस 10 में 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इन दैट कंडीशन क्या आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट फर्स्ट लॉ से हम देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट लॉ से देखेंगे तो du कितना हो जाएगा, आइसोथर्मल में du बराबर हम देख रहे थे NCV dt। ये du होता है तो du तो भाई जीरो हो जाएगा इस समय। du क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो हम कह सकते हैं कि q बराबर क्या जाएगा, w आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा, w। मतलब जो हीट देते हैं वो हीट किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। ये हम देख चुके हैं यहाँ पर आइसोथर्मल में, ठीक है ना। अगर हम ऐसे बोलें, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि इतनी 100 जूल हीट देने पर बताइए वर्क डन कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, और जो हीट दे रहे हैं 100 जूल दे रहे हैं तो 100 जूल ही क्या हो जाएगा, वर्क का आंसर आ जाएगा। वर्क मॉडुलस का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, मैं और लिखकर बता दूं, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों B बराबर, आगे लिख दे रहा हूं, B बराबर माइनस का dp अपॉन dv, गैसों के लिए हम बात कर रहे हैं, और a v। जब ऐसा हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dp अपॉन dv क्या आ जाएगा, p अपॉन v आ जाएगा भाई। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो v से v कट जाएगा, तो ये आ जाएगा गैस दाब के बराबर ही होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो गैसों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में भाई प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये अपन ने पॉइंट डिस्कस किए। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, कंडीशंस की, कि टेम्परेचर ना बढ़े। तो इसके लिए दो कंडीशन हैं, एक तो जो हीट सिस्टम है उसकी बॉल, हीट सिस्टम की दीवारें क्या, ऊष्मा की पूर्णतः क्या होनी चाहिए, सुचालक, ऊष्मा की पूर्णतः सुचालक होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक कंडीशन और है कि प्रोसेस धीरे धीरे संपन्न होना चाहिए, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लोली। उसका रीजन क्या है कि अगर प्रोसेस को फास्ट कर देंगे तो वो हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, जिससे हीट को ट्रांसफर होने में सफिशिएंट टाइम मिल जाए। क्लियर बच्चों, तो ये थे कंडीशन कि निकाय की दीवारें सुचालक होनी चाहिए और प्रोसेस कैसा होना चाहिए, धीमे धीमे संपन्न होना चाहिए। एग्जाम्पल गैसों के केसेज में तो नहीं ले सकते, बाकी वैसे अदर्स केसेज में ले सकते हैं। इसका थर्मोडाइनमिक्स में क्या, जैसे हीट का, बर्फ का पिघलना, कि बर्फ जब पिघलती है, जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, जब तक टेम्परेचर जीरो बना रहता है,
सामान्य ताप दाब पर। इसी प्रकार से पानी का उबलना, तो ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के जैसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा ले रहे हैं भाई, सम आयतनिक प्रक्रम। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, सम आयतनिक प्रक्रम बच्चों। अब हो सकता है कि मैं कुछ एक चीज़ों को तुम्हारे को रब करनी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं पूरा का पूरा, तो रब भी करनी पड़ सकती है भाई। तो यहाँ पर मैं सम आयतनिक प्रक्रम में ले रहा हूँ। दूसरा है सम आयतनिक प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बच्चों V बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और डेल्टा V कितना हो जाएगा फिर 0, डेल्टा V बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा P समानुपाती क्या, B कांस्टेंट हो गया तो T हो जाएगा भी, ऐसे करते हुए। तो यहाँ से और भी रेशियो वगैरह देखना चाहें तो P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, PV कर्व बनाना चाहें तो देखो PV कर्व कैसे आ जाएगा, ये तो है P और ये है V, तो ये कर्व V बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और वर्टिकली आ जाएगा। ठीक है ना। और भी देखना चाहें हम लोग PV के बाद PT कर्व देखना चाहें बच्चों, P और T में कर्व देखना चाहें तो P और T में कर्व देखेंगे तो V तो क्या हो गया कांस्टेंट, P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहे हैं। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आते हैं समानुपाती, तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से वो पास होता है। तो ये हो जाएगा भी इस टाइप से, ऐसे करते हुए बच्चों। ठीक है, और भी कौन सा रह गया अपने को, TV। तो TV वाला भी देख सकते हैं हम लोग, TV वाला भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इंडिकेटर डायग्राम। अब PV कर्व का स्लोप हम देखते हैं, PV कर्व का ओनली, वैसे देखा जाए तो सभी की निकाल सकते हैं स्लोप, बट अपन आप फोकस किस पर, PV पर। तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो tan थीटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा 90 इनफाइनाइट, स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। और मोलर स्पेसिफिक हीट CV बोलते हैं हम लोग, CV बराबर क्या होता है, ये होता है FR/2, CV मोलर स्पेसिफिक हीट। और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है भाई PdV, और dV तो 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों 0, और वर्क डन 0 हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं क्या कह सकता हूँ कि W 0 हो गया तो बच्चों du। ठीक है, du इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसमें जो बल्क मॉडुलस है उसमें dV की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, तो ये बल्क मॉडुलस आ जाएगा भाई इनफाइनाइट, बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो दो प्रोसेस हमने देखे अभी तक। अब इसमें क्या देख रहे कि हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, वो एक ईमानदार स्टूडेंट की जैसा है बच्चों। देखना, मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि जैसे सपोज करें मैंने किसी बच्चे को 100 रुपये दिए और बोला कि भाई ये नौरताजी की कैंटीन से ऐसा कर बच्चों मेरे 100 रुपये के लिए रजिस्टर और पेन खरीद कर ले आ। तो वो स्टूडेंट गया और उसने क्या किया, 100 रुपीज़ का सामान लिया और मेरे को वापस कर दिया। ठीक है ना, तो उसने खुद ने कुछ नहीं खाया, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया उसने। ठीक है ना, पूरा का पूरा जितना रुपये दिए उतने का सामान मेरे को लाकर दे दिया। और ये स्टूडेंट किसके जैसा है कि भाई मैंने 100 रुपये दी कि भाई ऐसा करो शॉप से जाकर कैंटीन जाकर मेरे को रजिस्टर और पेन लेकर आ जाओ। स्टूडेंट गया और आधे घंटे बाद लौटता है, फिर मैं कहता हूँ कि भाई वो सामान मंगाया था वो कहाँ है, कि इधर ये रहा। मतलब उसने सारा का सारा क्या किया, उसने कैंटीन में बैठकर बढ़िया सा पूरा का पूरा जो 100 रुपये दिए उसको खा गया, वर्क कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा किसमें चेंज कर लिया, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर लिया बच्चों। ऐसे अपन ऐसे ट्रिक के हिसाब से देख सकते हैं। चलो आफ्टर दैट आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस को। नेक्स्ट है भाई समदाबीय प्रक्रम। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए बच्चों हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा या डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या B1 अपॉन B2 बराबर T1 अपॉन T2 हो जाएगा बच्चों। इंडिकेटर डायग्राम की बात करें तो हम यहाँ पर PV आरेख की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा भाई इसके लिए PV आरेख क्या, P और V, तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, और बाकी ग्राफ भी हम बना सकते हैं, पर P नहीं बढ़ रहा है तो ना ये ग्राफ ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, इस टाइप का रहेगा। और स्लोप कितना हो जाएगा इसका, स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0 होता है। आफ्टर दैट हम CP की बात करें तो CP बराबर अपन ने देखा है यार, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी होती है, ये होती है CV प्लस R। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस F/2R। ठीक है ना, इस टाइप से ये अपन ने एक टेबल बनाकर बता भी रखा है, मोनो के लिए डाई के लिए कितना कितना होता है। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा भाई P V2 माइनस
V1 या दूसरे फॉर्म में क्या लिखें हम लोग, इसको लिख सकते हैं PV बराबर NR डेल्टा T। P बराबर क्या हो जाएगा NR DT भी हम कह सकते हैं, और फॉर्मूला जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। आफ्टर दैट यहाँ पर हम देखें कि फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा कि Q बराबर हो जाएगा भी W प्लस DU। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। W कितना है NR DT प्लस ये कितना हो जाएगा DU NCP DT। तो जब इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा Q बराबर NCP DT। तो ये अपने को याद रखना है कि समदाबीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा क्या होती है, Q बराबर NCP DT होती है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, कितना परसेंट हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, कितना परसेंट क्या रेशियो रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अपने को याद रखना है हीट का फॉर्मूला ए है, वर्क डन का फॉर्मूला ए है, जो भी रेशियो वगैरह पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं भाई बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा भाई डेल्टा P, ये 0 है तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चों 0। और लास्ट देख रहे हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेज, जो कि थर्मल और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेज। तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेज में हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम जानते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें हीट ना तो दी जाती हो सिस्टम्स को और ना ली जाती हो, नाइदर भी हीट एब्जॉर्ब डिस्ट्रॉय। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि नाइदर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम नॉट टेकन बाय द सिस्टम। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा Q बराबर 0, डेल्टा Q बराबर 0 हो जाएगा। और देखें हम लोग तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, या इसको PV बराबर NRT को यूज में लेते हुए डिफरेंट वेरिएबल हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, अलग अलग टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, PV कर्व बना रहा हूँ ओनली। तो PV कर्व जो बनेगा, PV कर्व तो ये हो जाएगा बच्चों, ये जल्दी घटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो PV कर्व दिखने में कैसा लग रहा है, आइसोथर्मल की जैसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में, आइसोथर्मल की जैसा ये नहीं है। आइसोथर्मल का तो ऐसे बनता, देखो ऐसे बनाता मैं, तो ये जो है ना ऊपर वाला ये आइसोथर्मल को शो कर रहा है, क्योंकि इसकी स्लोप क्या रहेगा कम रहेगा, इसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। तो ये जो नीचे वाला ये तो एडियाबैटिक है, ऊपर वाला किसका है आइसोथर्मल का है, बट आइसोथर्मल का अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ओनली ए है। फिर देख रहे हैं हम स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है अभी गामा टाइम्स, क्या होता है गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। जब हम डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा गामा इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो हम देख सकते हैं भाई इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ज़्यादा रहेगा, गामा टाइम्स रहेगा किसका आइसोथर्मल का। आफ्टर दैट स्पेसिफिक हीट की हम बात कर ही चुके थे कि 0 होती है भाई इसमें, क्योंकि Q तो दे ही नहीं सकते ना, तो 0 होती है। आफ्टर दैट वर्क डन की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा NR गामा -1 T1 - T2। बच्चों ये वर्क डन का फॉर्मूला है, क्लियर, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और ये इसका डेरिवेशन करते हैं तब आता है ये फॉर्मूला, फिलहाल मैंने तुम्हारे डायरेक्ट लिखा दिया है। फर्स्ट लॉ से क्या बोल सकते हैं भाई, Q जो है वो 0 हो जाएगा, तो Q 0 हो गया तो क्या हो जाएगा Q बराबर W प्लस DU। तो ये हो जाएगा भाई W बराबर माइनस का DU, क्लियर, W बराबर माइनस का DU। कुल मिलाकर ये है कि अगर इस प्रोसेस में वर्क करेंगे हम लोग तो हीट, अगर प्रोसेस वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, और प्रोसेस पर वर्क किया जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये है भी इस टाइप से। और इसके लिए बल्क मॉडुलस की बात करें तो ये हो जाएगा गामा P, गामा टाइम्स हो जाएगा किसका आइसोथर्मल का। कंडीशन क्या हो जाएंगी कि इसकी जो कंडीशन आइसोथर्मल के लिए थी उसके लिए जस्ट रिवर्स हो जाएंगी बच्चों। कैसे, इसकी जो दीवारें हैं, बॉल हैं, वो परफेक्ट इंसुलेटर होनी चाहिए हीट की, पहली कंडीशन। और प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, प्रोसेस कैसा होना चाहिए बच्चों, बहुत ही फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि साइकिल की ट्यूब का फूटना अचानक, ठीक है ना। तो साइकिल के ट्यूब का ब्लास्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब, कि साइकिल का हो या कार का हो, किसी का भी जो पहिया है, टायर है, वो एकदम ब्लास्ट होता है, तो उसको ब्लास्ट होने में कितना टाइम लगता है, ब्लास्ट होने में जब पूरा ब्लास्ट हो जाता है तब अपने को पता चलता है क्या हो गया, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। और वहाँ पर क्या है, जो टायर के अंदर गैस भरी होती है वो एक्सपेंड होती है, मतलब सिस्टम ने वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एकदम ठंडी हवा का झोंका आता है। तो ये ब्लास्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब किसका एग्जाम्पल हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस का। और एक और एग्जाम्पल है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। इस जब वेव वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तब बताते हैं कि साउंड वेव का एयर में प्रोपोगेशन कैसा है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चों। तो ये अपन ने आज इस 4 प्रोसेस के बारे में स्टडी की।
अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही लाइव क्लास में बने रहा करो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, थैंक यू।